नमस्कार बच्चों, आज हम पार्ट 3 धातु और अधातु पढ़ेंगे। तो हम धातु और अधातु में सबसे पहले पढ़ते हैं धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में। तो मैंने भौतिक गुणधर्म इस तरह से लिखे हैं कि इनका अंतर भी कर सकें और एक साथ दोनों में हम पढ़ेंगे तो हमें याद भी जल्दी से होगा। तो सबसे पहले धातु और अधातु में जो पहला अंतर हम देखते हैं वो है चमक, यानी कि दिखने में कैसे दिखाई देते हैं। सामान्यतः जो धातु होते हैं वो चमकदार होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि लोहा, चांदी, सोना ये सब चमकते हैं। जबकि अधातु जो होते हैं वो धूसर होते हैं। धूसर का मतलब उनका जो रंग होता है वो डलनेस होती है, उनमें चमक नहीं होती है। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है कि अधातु वैसे धूसर होते हैं सामान्यतः, लेकिन एक अपवाद है आयोडीन। आयोडीन चमकदार होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा अधातु ऐसा है जो चमकदार होता है। तो आयोडीन चमकदार होता है, जबकि अधातु चमकदार नहीं होते हैं। अगला देखते हैं कठोरता के आधार पर। कठोरता अगर देखी जाए तो धातु लोहा, तांबा जैसे हैं ज़्यादातर कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। जबकि अधातु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नरम होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अपवाद है। अपवाद हमको साथ के साथ याद कर लेने हैं, क्योंकि अपवादों से प्रश्न आते हैं। तो जैसे अगर धातु की बात करें तो उसमें क्या अपवाद है कि धातु वैसे तो कठोर होते हैं, लेकिन इनमें से सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ऐसी धातु हैं जो बहुत मुलायम होती है और अगर इनको चाकू से काटा जाए तो ये कट जाती है। तो ये काफ़ी मुलायम होती है। इसके अलावा इसमें अधातु में भी अपवाद है कि वैसे अधातु कैसे होते हैं, नरम, लेकिन कार्बन का जो अपरूप है हीरा, ये बहुत कठोर होता है। तो ये अपवाद याद कर लेने हैं आपको। तीसरा हम देखते हैं अवस्था। अवस्था जो है, धातु ज़्यादातर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और अधातु ज़्यादातर ठोस और गैस में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अपवाद है। क्या अपवाद है कि जो ज़्यादातर धातु ठोस में पाए जाते हैं, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो धातु होते हुए भी कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव। कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में होती है। बिल्कुल इसी तरीके से इसमें अधातु में ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी ठोस और गैस होते हैं, लेकिन एक ब्रोमीन ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला देख लेते हैं गलनांक। अगर धातु कठोर है, इसका मतलब उसे गलाने के लिए उसका गलनांक भी अधिक होगा। तो गलनांक कैसा होता है, इनका उच्च होता है। जबकि अधातुओं का गलनांक कैसा होता है, कम, क्योंकि ये नरम होते हैं इसलिए कम होता है। तो गलनांक इनका उच्च होता है, इनका कम होता है। लेकिन यहाँ पर भी अपवाद है। क्या अपवाद है कि गैलियम और सीजियम जो धातु होती है वो हथेली पर रखने पर ही गल जाती है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, कौन सी धातु है जो हथेली पर रखने पर गल जाती है। तो गैलियम और सीजियम जो है वो इतने कम तापमान पर कि हथेली की गर्मी से ही गल जाती हैं। इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, लिथियम के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये मुलायम होती है, इसलिए इनका गलनांक भी कम होता है। अधातु में अपवाद की बात करें तो अभी हमने पढ़ा था कि हीरा जो है वो बहुत कठोर होता है, इसलिए इसका गलनांक और क्वथनांक भी कैसा होता है, उच्च। तो आपको ये अपवाद याद रखते हैं। अगला देखते हैं आघात वर्धनीयता। आघात वर्ध्यता का क्या मतलब होता है। आघात यानी चोट, वर्ध्यता यानी मारने पर बढ़ना। चोट मारने पर बढ़ना या पीटने पर चादर बनना। ये धातुओं का ये गुण होता है कि अगर उनको पीटा जाए तो वो किस में बदल जाते हैं, चादर में। जैसे कि सोना, चांदी, इस तरह की चीज़ें जो होती है वो पीटी जाएंगी तो इनकी एक चादर बन जाएगी। आपने देखा होगा लोहे की चादर बनती है। इसी तरह से जो अधातु होते हैं इनमें ये वाला गुण नहीं होता। जैसे कोयले को पीटा जाए तो क्या कोयला चादर में बदलेगा, नहीं बदलेगा, इसलिए ये वाला गुण अधातु में नहीं है आघात वर्ध्यता का। अब बात की जाए तन्यता की, तो तन्य यानी तानना, तानना यानी खींचकर। जब खींचकर तार बनाया जाता है तो इसे हम तन्यता कहते हैं। इस गुण को तन्यता कहा जाता है। धातुओं में ये गुण पाया जाता है, क्योंकि जैसे सोने का तार, लोहे का तार, ये बहुत नरम धातु होने की वजह से इनको तार में बदला जा सकता है तान कर। जैसे कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, जबकि अधातु में ये गुण नहीं होता। तन्यता का भी नहीं होता, आघात वर्ध्यता का भी नहीं होता। अगला पॉइंट पढ़ते हैं चालकता। विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं ये धातु। जैसे कि Ag सब सर्वाधिक चालक होती है, फिर उसके बाद Cu होता है, जबकि ये क्या होते हैं, कुचालक। लेकिन यहाँ पर फिर एक अपवाद है कि पारा और लेड ये दोनों ऊष्मा के कुचालक हैं, जबकि इसमें कार्बन का अपरूप होता है ग्रेफाइट।
ये अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। आपको याद रखना है, ये विद्युत का सुचालक है। ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, तो कौन सा है? ग्रेफाइट। अब बात करते हैं सोनोरस। सोनोरस एक गुण होता है यानी कि ध्वनिकता। जब इन धातुओं को टकराया जाता है तो इनमें ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे आपने देखा होगा हमारे स्कूल की घंटी बजती है, तो घंटी किसकी होती है? घंटी लोहे की या पीतल की होती है। वो जब टकराती है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है, जबकि जो अधातु है उसको टकराने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। जैसे हम कोयले को अगर टकराएं तो क्या ध्वनि उत्पन्न होगी? नहीं होगी। धातु ऑक्साइड यानी कि जो इनके धातु ऑक्साइड होते हैं धातुओं के, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि इनके धातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। वैसे ये रासायनिक गुण है, लेकिन मैंने यहाँ पर अंतर के लिए लिख दिया है। अगर उदाहरण हम देखें तो धातु कौन कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, बहुत सारे होते हैं। अधातु थोड़े कम मात्रा में होते हैं, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, तो ये अधातु हैं। अब हम बात करते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी की। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? जैसे नाम से ही पता चलता है, सक्रियता यानी कि इनकी क्रियाशीलता। क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जिसको हम बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। इस श्रेणी में अब हम देखेंगे, ये यहाँ मैंने एक श्रेणी बनाई है, आपकी किताब में भी इस तरह से श्रेणी बनी हुई है। ये जो श्रेणी है ये इनकी क्रियाशीलता को घटते हुए क्रम में दर्शाती है। कहने का मतलब है कि ऊपर जो सोडियम है वो ज़्यादा क्रियाशील है और नीचे जो तत्व हैं वो कम क्रियाशील है। ये क्रियाशीलता इनकी घटती जा रही है। सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी? सोडियम और पोटेशियम की, जबकि इनकी क्रियाशीलता सोना चांदी की सबसे कम होगी। तो सोडियम और पोटेशियम के बारे में हम जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम इतने ज़्यादा क्रियाशील होते हैं कि यदि इनको हवा में खुला रख दिया जाए तो ये आग पकड़ लेते हैं वायु से क्रिया करके, इसलिए इनको खुला नहीं रखा जा सकता। इनको जल में भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अगर इनको जल में रखा जाता है तो ये पानी में घुलकर क्षारीय विलयन बनाते हैं, इसलिए इनको कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये अगर बहुत ज़्यादा क्रियाशील है और बहुत ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण ये हवा में खुला रखने पर हवा से क्रिया करते हैं और इनमें आग लग जाती है, जिसकी वजह से इनको हवा में नहीं रखा जाता और इनको पानी में भी नहीं रखा जा सकता। जल में रखा जाएगा तो ये क्षारीय विलयन बनाएंगे, जल से भी तेज़ी से क्रिया करेंगे, तो इनको केरोसिन में रखा जाता है। एक इसमें जो है ये हम पढ़ चुके हैं कि 3 तरह की क्रियाशीलता के आधार पर बांटा गया है, अधिक क्रियाशील, मध्यम और कम क्रियाशील। अब हम पढ़ते हैं धातुओं में रासायनिक गुण। अभी हमने पढ़े थे धातुओं में भौतिक गुण, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर धातु वायु में रखे हुए हैं तो वायु में ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। ये बात दोनों एक ही है। अगर आपसे कहा जाए कि वायु में दहन किया जाए धातुओं का तो क्या होगा, अगर आपसे कहा जाए कि ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों बातें एक ही हैं। तो धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ये जो धातु ऑक्साइड होता है ये कैसी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का। क्षारीय प्रकृति का मतलब ये है कि जब ये अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो ये क्षार की तरह अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि यदि हम सक्रियता के आधार पर देखें वायु से क्रिया, तो सबसे पहले सक्रियता श्रेणी में क्या आते हैं? सोडियम और पोटेशियम। हमने यहाँ पर देखा सक्रियता श्रेणी में सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम आते हैं। यदि इनकी वायु से क्रिया कराई जाएगी तो हम जानते हैं कि इन दोनों को तो वायु में रख ही नहीं सकते, अगर खुला रखा जाएगा तो ये तत्काल आग पकड़ लेती है क्रिया करके, इसलिए इन दोनों को तो ये बहुत तेज़ी से क्रियाशील है होने के कारण आग पकड़ती है। इसके बाद बात करते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम की। तो ये जो धातु हैं इनकी अगर अभिक्रिया कराई जाती है तो ये क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाते हैं, क्षारीय प्रकृति का। तो अब हम देखते हैं मैग्नीशियम की यदि क्रिया कराते हैं, जैसे कि 2Mg + O2, वायु की क्रिया यदि Mg से कराई जाती है तो MgO बनता है, जो कि श्वेत ज्वाला के साथ बनता है। तो ये भी क्रियाशील है, इसमें भी ज्वाला बनती है। इसके अलावा अगर कॉपर की कराई जाए ऑक्सीजन के साथ क्रिया, अगर कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जो काली परत के रूप में जम जाता है। तो ये जो धातु ऑक्साइड बनते हैं
यानी कि धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया के बाद जो धातु ऑक्साइड बनता है वो कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ये पूछा जाता है, आपको याद रखना है कैसी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। किंतु कुछ धातु ऐसे होते हैं जिनके धातु ऑक्साइड जो हैं वो अम्ल और क्षार दोनों की तरह बिहेव करते हैं, दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, जिसे हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। यानी कि अगर उनकी अम्ल से क्रिया कराई जाएगी तो वो क्षार की तरह क्षारीय ऑक्साइड की तरह व्यवहार करेंगे, और अगर क्षार से कराई जाएगी तो अम्लीय ऑक्साइड की तरह व्यवहार करेंगे। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, Al2O3। Al2O3 क्या है, धात्विक ऑक्साइड। अब ये धात्विक ऑक्साइड जो है ये उभयधर्मी है, ये क्या है, उभयधर्मी। क्यों, क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों की प्रकृति को शो करता है। जब इसकी क्रिया किससे कराई, अम्ल से कराई, जब इसकी प्रक्रिया अम्ल से कराई तो ये क्या बनाता है, लवण और जल, और जब इसकी क्रिया क्षार से कराई तो भी क्या बनाया इसने, लवण और जल। यानी कि यहाँ पे इसने काम किया क्षार की तरह और यहाँ इसने काम किया अम्ल की तरह। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों की तरह व्यवहार कर रहा है, अम्ल के साथ तो क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है, क्षार के साथ अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है, दोनों तरह का व्यवहार कर रहा है। इसलिए इसको कैसा ऑक्साइड कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। अब हम बात करते हैं एनोडीकरण क्या होता है। एक बार ये पढ़ लेते हैं कि एल्युमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए इसे एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में विद्युत अपघटन करके ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाई जाती है। यानी कि जानबूझकर एल्युमिनियम पर मोटी परत चढ़ाई जाती है धातु ऑक्साइड की, किससे बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए। तो एक तरह से अगर बात करें तो ये जो धातु ऑक्साइड है वो ऑक्सीकरण को रोकते हैं धातुओं की। इसके अलावा आयरन को यदि जलाया जाता है तो आयरन वैसे तो जलता नहीं है, हम देखते हैं कि कढ़ाई हम जब चढ़ाते हैं गैस पर तो क्या जलती है, नहीं जलती है। लेकिन अगर हम उसकी जगह क्या रखें, लोहे का चून रखें तो वो क्या होगा, जलेगा। इसके बाद बात करते हैं कॉपर की, कि कॉपर को क्या करेंगे, जलाएंगे तो ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। और हम जानते हैं Ag और Au यानी कि सोना चांदी जो है वो ज़्यादा ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि ये अनअभिक्रियाशील तत्व हैं। अभी हमने देखा था सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे हैं, यानी कि ये बहुत कम क्रिया करते हैं। अब हम पढ़ते हैं धातु की जल से अभिक्रिया। अगर धातुओं की जल से अभिक्रिया कराई जाए तो क्या होगा, अगर धातुओं की जल से अभिक्रिया कराई जाए तो धातु ऑक्साइड बनेगा और H2 गैस निकलेगी। तो धातु, और ये जो धातु ऑक्साइड बनेगा इसको फिर से जल में घोला जाएगा तो धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। सभी धातु जो हैं वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि कुछ धातु तो ठंडे जल से क्रिया करते हैं, कुछ धातु गर्म जल से क्रिया करते हैं और कुछ धातु भाप से क्रिया करते हैं, जलवाष्प से। तो क्योंकि हम जानते हैं, अब फिर से हम बात करें, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर होता है सोडियम और पोटेशियम, यानी कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील है सोडियम और पोटेशियम। ये अधिक क्रियाशील होने के कारण किससे क्रिया कर लेते हैं, ठंडे जल से क्रिया कर लेते हैं और तेज़ी से क्रिया करते हैं, जिसमें H2 गैस निकलती है और तत्काल जलती है। यानी कि तुरंत ये H2 गैस जो निकलती है वो ऊष्मा इतनी तेज़ी से निकलती है इसमें कि तुरंत जल जाती है, यानी कि ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो अब हम इसको अभिक्रिया के रूप में कैसे लिखते हैं कि ये पोटेशियम है, जब ये जल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, क्षार बनाएगा, क्षारीय विलयन बनाएगा और इसमें H2S गैस निकलेगी और ऊर्जा निकलेगी। इसके अलावा सोडियम को भी जब जल से क्रिया कराएंगे तो क्षार बनेगा, NaOH क्षारीय विलयन बनेगा, H2S गैस निकलेगी और ऊर्जा निकलेगी जो तीव्र गति से निकलेगी और तत्काल जलती है। Ca की अगर अभिक्रिया कराते हैं जल से तो Ca जो है इनकी अपेक्षा कम क्रियाशील होने के कारण ये धीमी क्रिया करता है। इसमें H2 गैस निकलती तो है लेकिन धीमी गति से निकलती है, तो वो तुरंत नहीं जलती है। अब इसकी क्रिया, हम अभिक्रिया को इस तरह से लिखेंगे, Ca + 2H2O, CaOH का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस। अब इसमें यहाँ पर Ca जो है वो H2 के बुलबुले के कारण पानी की सतह पर चिपक जाती है। मैग्नीशियम जो है वो गर्म जल से क्रिया करता है। हमने देखा कि सोडियम पोटेशियम ठंडे जल से करते थे, Ca सादा जल से करता है और मैग्नीशियम जो है वो गर्म जल से करता है। जब ये भी क्रिया करता है तो H2 के कारण ये भी सतह पर चिपक जाता है। अब एल्युमिनियम, फेरस, आयरन और जिंक जो है ये पानी से क्रिया ना करके पानी की भाप से क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, H2 गैस। जैसे कि Al है, AFE है, इस पानी से क्रिया करके इन्होंने
Ar2O3 और Fe2O4 बनाया, H2 गैस इसमें भी निकल रही है। PbCu AuAg ये जल से क्रिया ही नहीं करते हैं। आपको ये ध्यान रखनी है बातें कि ये चार जो हैं तत्व ये जल से क्रिया ही नहीं करते। आगे हम पढ़ते हैं धातु की अम्लों से अभिक्रिया। हमने ऑक्सीजन से करा ली, वो जल से करा ली, अब हम किससे कराएंगे? अम्लों से। जब धातु अम्ल से क्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जल से धातु की अभिक्रिया का जो क्रम है वो कैसा होता है? अम्ल से जब क्रिया कराते हैं तो सबसे ज़्यादा क्रिया कौन करता है? मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक और फिर आयरन। HCl कॉपर से अभिक्रिया नहीं करता है। और जो नाइट्रिक अम्ल है वो धातु से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करता है। हमने अभी पीछे पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन जब HNO3 धातु से क्रिया करता है तो H2 गैस नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि जो HNO3 है वो यहाँ पर प्रबल ऑक्सीकारक का काम करता है। यहाँ पर भी प्रश्न बनता है कि HNO3 जब अम्ल धातु से क्रिया करते हैं तो H2 गैस उत्सर्जित करते हैं, लेकिन HNO3 नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये क्या करता है? प्रबल ऑक्सीकारक का काम करता है और H2 को ऑक्सीकृत करके H2O में बदल देता है और स्वयं नाइट्रोजन ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। इसके बाद मैग्नीशियम जो होता है वो Mn तनु HNO3 से क्रिया करके H2 बनाता है। अब हम पढ़ते हैं एक्वारेजिया क्या है। एक्वारेजिया जो है वो HCl और HNO3, हम जानते हैं ये दोनों अम्ल हैं। जब इन दोनों अम्लों को 3:1 की मात्रा में मिलाया जाएगा तो एक मिश्रण बनेगा भभकते हुए द्रव का। ये जो भभकता हुआ द्रव है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सोने और प्लेटिनम को गलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये प्रबल संक्षारक है। आपने देखा होगा सुनार जो हमें सोने की चीज़ें साफ़ करके देते हैं, या आपके घर में कोई व्यक्ति आता है और वो कहता है कि आपकी सोने की गंदी चीज़ों को मैं साफ़ कर दूंगा, तो वो एक विलयन में सोने की चीज़ों को डाल देता है। जब उस विलयन से सोने की चीज़ बाहर निकलता है तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। उसका कारण क्या है? ये विलयन, कि उसने उस सोने की चीज़ को किस में डाला? इस एक्वारेजिया विलयन में डाला, जिससे वो सोना जो था उसकी ऊपर की परत गल गई और वो उस पानी में सोना रह जाता है, तो सोने की मात्रा भी कम हो गई और ऊपर की परत जो थी वो साफ़ हो गई। तो इसको गलाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं धातु लवण विलयन से अभिक्रिया। अगर धातु की लवण विलयन से अभिक्रिया कराई जाएगी तो विस्थापन अभिक्रिया होगी। विस्थापन अभिक्रिया हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। जैसे कि धातु लिया हमने कोई A और दूसरे धातु का विलयन लिया B का, तो A क्या करेगा? इसमें B क्या करेगा? इस A को विस्थापित कर देगा, यानी कि इसकी जगह ले लेगा। ये A जो था वो इधर आ गया B की जगह और B को इसने अलग कर दिया। यहाँ पर A जो था पहले अलग था, लेकिन अब वो विलयन में घुल गया और B अलग हो गया।